हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज, सुपर एमसीक्यू सीरीज सेट नंबर 22। अब तक 21 सेट हो चुके हैं और किस एग्जाम में इस सुपर एमसीक्यू जीके सीरीज से फ़ायदा मिलेगा। मिलिट्री स्कूल 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है, सैनिक स्कूल 21 जनवरी को और यूपी सैनिक स्कूल 24 दिसंबर को एग्ज़ाम है। कक्षा 6 और 9 दोनों में इससे फ़ायदा मिलेगा। कक्षा 6 के लिए तो प्योर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कक्षा 9 में भी आते हैं भाई, स्टैटिक जीके के। यूपी सैनिक कक्षा 6 और कक्षा 9 बिल्कुल 100% यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों को इन सारे सेट्स को देख के जाना है। व्हाट इज माई टारगेट? देखिए मेरा टारगेट क्या है। अगर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक में बात करें, अगर 50 क्वेश्चन जीके के है तो उसमें दो भागों में बटा होता है। एक 25 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर से, और 25 क्वेश्चन ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे आपको कोई आभास नहीं होता कि वे क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। तो मेरा टारगेट है इन 25 क्वेश्चन को कवर करना, सो दैट 25 आपने तैयार कर लिए होंगे और ये 25 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो इसमें से 10-12 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 40 के आसपास का आपका स्कोर बन जाएगा आउट ऑफ 50। मेरा मानना है 40, अगर 50 में से 40 बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई, उस स्कोर को आप कम नहीं कह सकते। फिर और ज़्यादा अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो आप क्या करिए, आप एक तो ये वीडियो कोर्स को, स्टडी किट को ले लीजिए। ठीक है, इसमें लाइव क्लास सब कुछ है, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ है। स्टडी किट को अवेल करिए और इन एग्जाम्स की सॉलिड तैयारी करिए। फिर आपको आपकी तैयारी कैसे हुई, कितनी तैयारी हो चुकी है, उसको अगर टेस्टिंग करनी है, सही मायने में उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप फिर करेंगे सैम्पल पेपर अवेल। घर पे ही आपके सैंपल पेपर आ जाएंगे। 5 का सेट है भाई, 5 का सेट। और ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट पेपर है। किस तरह का पेपर आएगा उसको ध्यान में रख के पेपर बनाए गए हैं। तो अगर आप इसमें आरएमएस वाले सैंपल पेपर में 120 नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। अगर सैनिक वाले में 250 लेके आते हो, सरकारी सैनिक स्कूल तय है। और यूपी सैनिक स्कूल में अगर आप 150 नंबर इसमें लेके आते हैं, हम कह रहे हैं अगर 130 भी लेके आते हैं, तो यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन डन है। तो आपको क्या करना है भाई, इन सैंपल पेपर में आपने आपकी टेस्टिंग करनी, नहीं तो एक्चुअल एग्जाम में अगर आप अपनी टेस्टिंग करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। वो मौका एक बार ही मिलता है, वो बार बार मौका नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? केवल एक है, ओनली। तो कौन सा है, क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? द राइट आंसर इज बैरन आइलैंड। कौन सा है भाई? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, एकमात्र ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन आइलैंड है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। साथ में माजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, आसाम में है। ठीक है, स्ट्रोम्बली कहाँ पे है? ये है भाई आपका इटली में है। और इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन, MEDITERRIAN, मेडिटेरियन सी। ठीक है, क्लियर? मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन की स्पेलिंग बड़ी स्पेशल होती है, मेडिटेरियनियन। ठीक है, मेडिटेरियनियन NEN आता है इसमें, ये वाला। ठीक है, और मैं अगर बात करूं माउना लो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है भाई? आपका माउना लो। और ये कहाँ है? हवाई आइलैंड, हवाई, अमेरिका के हैं हवाई द्वीप, वहां पे है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली नेशनल पार्क, टफ क्वेश्चन है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है भाई आपका महाराष्ट्र। क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र। साथ में अगर बात करें और कौन कौन से नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में एक तो है आपका गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है, एक है नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क। क्लियर? और एक आपका हो गया तड़ोबा टाइगर रिजर्व भी है, तड़ोबा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क भी है, तड़ोबा टाइगर। और पेंच नेशनल पार्क जो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ इसका महाराष्ट्र में भी है, पेंच नेशनल पार्क का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में
आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक महाराष्ट्र का फोक डांस है लवानी, ठीक है, ये लवानी महाराष्ट्र का पॉपुलर फोक डांस है। और महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए, फील्ड मेडल एक पुरस्कार है, मेडल है, फील्ड मेडल। फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो फील्ड मेडल है वो किस से रिलेटेड है? वो मैथ्स में दिया जाता है, साइंस में, सोशल वर्क में, फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये दिया जाता है भाई बच्चों आपका मैथमेटिक्स। राइट आंसर क्या है? मैथमेटिक्स। इसको बोलते हैं नोबेल ऑफ द मैथ्स, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज ऑफ द मैथ्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। और ये 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मिलता है। मैथमेटिशियन जिसकी उम्र 40 साल से कम हो उसको ये दिया जाता है। अंडरस्टूड। चलिए, एक साथ में और याद रखना है मैथ से रिलेटेड, एबेल प्राइज। एबेल प्राइज भी मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? ठीक है, नीति आयोग एक प्लानिंग बॉडी है। निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर। तो राइट आंसर कौन है भाई? नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं इनके चेयरमैन। ठीक, अगर बात कर जाए तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है फिर इसके वाइस प्रेसिडेंट? तो ये तो प्रेसिडेंट हो गए, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन कौन है? ये भी ध्यान रखना, सुमन बेरी। एट प्रेजेंट सुमन बेरी है जब ये वीडियो देख रहे हैं। क्लियर। और सीईओ कौन है इसके? सीईओ इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक, ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो पूरे भारत में जो जनसंख्या घनत्व है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। राइट आंसर क्या है? 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज द राइट आंसर। और अगर क्वेश्चन आ जाए, आपकी क्वेश्चन पूछा जाए कि वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, राज्य की बात कर रहा हूं मैं, और जनसंख्या घनत्व, देखो जनसंख्या के मामले में तो यूपी हो गया, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिहार। ठीक है, क्लियर। वह राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। लेकिन अगर क्वेश्चन बन गया वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। और ये सारी डाटा, जो सारा डेटा दे रहा हूं मैं, वो मैं पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से दे रहा हूं। तो जनगणना हर कितने सालों में होती है? जनगणना हर 10 साल में होती है। तो अभी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से डिले हो गई है, वो अंडर प्रोसेस है। तो जब उसका डेटा आएगा तब वो अलग देखेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी 2-3-4 महीने तो जनगणना पूरी होनी नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर। अगर आ जाए कि यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो दिल्ली, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसमें? वो भी दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या किसमें है? तो सबसे कम जनसंख्या किसमें हो जाएगी भी? आपका लक्षद्वीप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में भी क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, एरिया में अलग हो जाता है, एरिया को भी आपको याद रखना है। तो एरिया में कौन हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य? भाई राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य एरिया में कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी एरिया में कौन हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति कौन है? कौन रहे सबसे लंबे समय तक? तो कौन रहे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 1950 से 1962 तक। ठीक है, 1962 तक। और इनका जो क्रीमेटोरियम प्लेस है जहां पे इनकी समाधि है वो कहाँ है? महाप्रयाण घाट बोलते हैं। ठीक है, महाप्रयाण घाट। ये महाप्रयाण घाट कहाँ पे? प्रयाण घाट।
ये है पटना में, ठीक है, पटना में। तो इनकी जो जन्म समाधि है वो कहाँ पे, पटना, पटना बिहार की राजधानी है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, ठोस को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और लिक्विडेशन। तो राइट आंसर क्या है भाई? देखिए, सॉलिड को डायरेक्टली हम किस में, गैस में बदल रहे हैं, एक प्रकार से वेपर क्या है, गैस है। तो क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसको जब आप उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करके उसको बदलते हैं तो डायरेक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अंडरस्टूड, क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल है। और एक और कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है गैस को, ये रहा, गैस को सॉलिड में बदल, गैस को लिक्विड में बदलना, सो नॉट सॉलिड, लिक्विड में, ठीक है, गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलना, दैट इज कंडेंसेशन। चलिए, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट बोन क्या, कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की कौन सी? आपकी फीमर, राइट आंसर है फीमर। आपका हिप से लेके नी तक जाती है फीमर, और स्ट्रोंगेस्ट भी है। देखो, लॉन्गेस्ट तो है ही, अगर क्वेश्चन आ जाए स्ट्रोंगेस्ट तो भी आपका कौन सी होगी? फीमर। और अगर आ जाए कि शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो कान की पास, कान में होती है, मिडल ईयर में होती है, तो दैट इज स्टेप्स। ये है आपकी शॉर्टेस्ट। अंडरस्टूड, ये है शॉर्टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ईरानी कप, तो ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? आपका इसका राइट आंसर कौन सा है भाई? आपका क्रिकेट। तो ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच मेटल इज, यहां पे एक बात मैं बता दूं आपको, फुटबॉल से आपको दो याद रखने हैं, संतोष और डूरंड, ठीक है, डूरंड, DURAND, डूरंड, ठीक। चलिए, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इसको हिंदी में, हाँ इसको हिंदी, ठीक है, इसको, ये इंग्लिश वाला है, कन्वर्जन नहीं हुआ। तो कौन सा मेटल आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? तो कौन सी मेटल होता है? तो राइट आंसर क्या है भाई? मरकरी। राइट आंसर क्या है? मरकरी। क्लियर? चलिए, मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। देखिए, आपने कितनी भी तैयारी कर ली हो, लेकिन तैयारी को एक चीज ऐसी होती है जिसको आपको जज जरूर करना पड़ेगा। उसको दो तरीके से जज करना, एक तो डायरेक्ट आप एग्जाम में चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी, लेकिन एग्जाम में आपने मान के चलो तैयारी चेक करी और उस तैयारी में मान के चलो कमी है, तो फिर आपको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। समझो वो तो एग्जाम में चेक कर लिया, रिजल्ट आ गया, मौका गया। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है पहले, एग्जाम से पहले ही आपकी तैयारी को जज करने का, तो फिर क्यों नहीं आप इस ऑप्शन पे जाते? यहां पे क्या होगा, मान के चलिए आपने अपनी तैयारी को जज किया, उसमें कमी है, तो आप उसको ठीक करके फिर एक्चुअल एग्जाम में पहुंचेंगे। तो ये फायदा होता है सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर का बिल्कुल सटीक फायदा यही रहता है कि एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को जांच ले। कैसे जांचेंगे? इन सैंपल पेपर को घर मंगाइए। अब घर जा रहे हैं, 2 से 3 दिन में, जैसे आपने ऑर्डर बुक किया 3 दिन में आपके घर पहुंच जाएंगे। 3 दिन में अभी आपके घर जा रहे हैं। अभी RMS के तो बहुत, RMS का सैंपल पेपर बुक करने के 3 दिन के बाद भारत के किसी भी हिस्से में है, 5 सैंपल पेपर का सेट आपके घर होगा। आपको क्या करना है? सैंपल पेपर को बिल्कुल ईमानदारी से आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे आप उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करने। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि इनसे अच्छा कलेक्शन क्वेश्चंस का नहीं मिलेगा, और आपकी बहुत सारी आपको इन सैंपल पेपर से फायदा मिलेगा। बस आपको इनको ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। लेट अस सपोज किसी बच्चे के 120 नंबर सैंपल पेपर में आते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम में 120 प्लस ही रहेंगे, कम आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बशर्ते उसने वो सैंपल पेपर बेहद ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, जैसे वो एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।